चलिए, ऑल इज वेल। चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ा रहे थे आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। तो हम इसकी परिभाषा एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब किसी धातु के सिरों पर वोल्टेज स्थापित किया जाता है तो उसके समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, उच्च विभव की ओर औसत वेग करने लगते हैं, जिसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे बेटा वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी से। इसका मान जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो अनुगमन वेग होता है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मी वेग, इसको भी याद रखिए, यानी जब आपने विभवांतर आरोपित नहीं किया है तब उनका वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ये देखिए मात्रा बहुत अधिक है और ये बहुत कम। अब इसके बाद हम इसके लिए कुछ रिजल्ट ये निकालते हैं। देखिए क्या, यदि हमने ये बता रहे थे उधर कि यदि हमने बैटरी को नहीं लगाया है तो उस समय मान लो इस इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है, इसका U2 है, इसका U3 है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे मान चलिए सबका आगे वाले का UN है। ठीक, तो जब बैटरी नहीं लगाई है तब, और जब हमने वोल्टेज स्थापित कर दिया, यानी हमने अब इस क्षेत्र यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, ठीक है, तो जब वोल्टेज स्थापित कर दिया विभवांतर स्थापित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, ठीक, जैसे तुम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े होंगे कि मान चलिए प्रारंभिक में वेग है u और इसके बाद इसको त्वरित कर दिया गया तो इसका वेग हो जाता है v बराबर u प्लस at। ऐसे पढ़ा है, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। तो वेग हो गया मान लो v1, v2, v3, डॉट 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 vn तक, इसके un तक थे, vn तक। इसमें अब औसत वेग क्या हो गया, सॉरी, अपवाह वेग क्या बन जाएगा, अपवाह वेग या अनुगमन वेग Vd इक्वल टू, हमने बताया था कि ये औसत वेग होता है, औसत वेग, जिस औसत वेग से गति करने लगते हैं तो इसको हम लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट प्लस vn अपॉन n। n कण है, n इलेक्ट्रॉन है, तो इनका औसत वेग, जैसे औसत वेग निकालना पता ही है, संख्याओं को जोड़ते चले जाएं, फिर उसमें उतने का दे दिया जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा औसत वेग। ठीक बेटा, तो अब औसत वेग हो गया। इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे ये वाली पुटअप कर देंगे, जैसे जहां वेयर v1 इक्वल टू u1 a τ1, ये मैंने बताया था a सभी के लिए, चूंकि क्षेत्र तो एक समान रहेगा तो a सभी के लिए समान है, लेकिन उसके श्रांति काल सबके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे समय के लिए हम लिखते थे यहाँ पर टाउ लिख देंगे, ये बात ध्यान से समझना। ये होता है v बराबर u प्लस at, उसकी जगह पर हमने लिखा v1 बराबर u1 प्लस a τ1। a सबको एक समान वोल्टेज देके त्वरित किया गया, तो इसलिए इसका त्वरण जो है सभी के लिए समान रहेगा। तो अब v2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस a τ2, v3 बराबर क्या हो जाएगा, u1 u2 प्लस u3 प्लस a τ3 डॉट 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 vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, un a τn, ये मान हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बेटा ये इसमें रखोगे, देखो यहाँ समझो Vd इक्वल टू, यहीं से मैं लिखना बता दे रहा हूँ आप लोगों को, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a
टाउ एन अपॉन क्या लिखा जाएगा, एन। अब देखिए इसमें इसको अलग अलग करके लिखना सीखो। वी डी इक्वल u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un और प्लस ए कॉमन बन जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, एन। तो अब जब एन आ जाएगा तो अब इसको देखो अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। और वी डी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 एन बटे एन प्लस ए, यहाँ पर भी टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन अपॉन एन। तो ये एक देखो एक रिजल्ट ये आया। इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत, ये नोट में लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मुक्तों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी, शून्य होता है। जैसे मान लो सामान्य धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो औसत ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं, ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं तो उनका एवरेज जो होता है वो 0 रहता है, क्योंकि वो इधर उधर किसी को प्रभाव नहीं डालते, एक दूसरे के प्रति गति कर रहे हैं अंतः क्रिया के कारण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। ये बेटा आप लोगों को बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब इनका औसत वेग हो गया 0, तो इसका मतलब un प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा और वी डी इक्वल टू आपको लिख देंगे ए टाउ। ये सूत्र याद रखिए, इसमें जो टाउ है ये इसका एवरेज है, औसत किसका, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री या प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन अपॉन एन। तो ये रिजल्ट हो गया अनुगमन वेग के लिए बेटा। ये बात सभी समझ गए, ये याद रखोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कैसा होता है, शून्य होता है। इस नोट को हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हो गया बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, समझ गए होंगे। या अपवाह वेग, किसी धातु के सिरों पर विभवांतर आरोपित या स्थापित करने पर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड और इनका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। और कुछ इस तरीके से इनके रिजल्ट लिखे जाते हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखिए, ये पॉइंट भी सभी याद रखेंगे कि ये वैल्यू कैसे हो जाती, गति के समीकरण से। जैसे किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो उसमें v बराबर u प्लस ए टी हो जाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। ये सबको समझ में आ गया, चलिए। आइए अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध या इसमें आदि माँ बना देना, विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, आइए संबंध को पढ़ते हैं सभी बच्चे, ध्यान से देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मान ले कोई तार है और तार के लिए हम ऐसे इस तरीके से, ये कोई तार है, अब किसी भी तरीके से आप लोग फिगर ड्रा कर सकते हैं, ऐसे बना लिए बेलन के रूप में, ठीक है, या कुछ स्टाइलिश ऐसा दिखाना है तो ऐसा बना दीजिए, ये बन गया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये या ऐसा बना रखिए। ठीक है, तो अब इसमें हमने मान लिया कि एक तार है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इनका हमने एक समान वैद्युत, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये मान लिया कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया उसकी डायरेक्शन ये है। तो जब ये है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। कहाँ चलेंगे? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये क्षेत्र स्थापित किया तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक, तो अब इसमें हम मान लेते हैं, माना स्मॉल टी सेकंड में जो आवेश है, आवेश Q, स्मॉल, माना किसी तार में स्मॉल टी सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब तार में लिख लें, माना किसी तार में स्मॉल टी सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब तार में प्रवाहित धारा स्मॉल आई बराबर Q/T। इसको डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये सभी लिख लेंगे। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल को A मान लिया, तथा अब ये जो पॉइंट लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बहुत जरूरी, स्मॉल n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। ठीक, स्मॉल n है। अनुगमन वेग जानते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल n हो गई। ये ध्यान रखिए, प्रति एकांक आयतन, यानी कि इसका आयतन अगर हम मान चलें कि जैसे देखो कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये Vd वेग से चल रहा है, किस वेग से? इसमें और लिख लो, एवं
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वीडी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि वीडी वेग से गति कर रहा है। किस वेग से? वीडी वेग से। तो 1 सेकंड में बेटा ये कितनी दूरी तय कर लेगा? देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वीडी वेग से चल रहा है, तो 1 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी, इसको भी समझ लो। क्या लिखेंगे? वीडी। अगर कोई वस्तु वी चाल से चल रही तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर पाएगी? वी दूरी तय कर पाएगी। तो यही यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए वीडी दूरी तय कर लिया। इसका बेटा क्षेत्रफल है ए, ठीक। तो इसका मतलब इस स्थिति में तार का जो आयतन है 1 सेकंड के, 1 सेकंड में जो तार का आयतन है वो कितना होगा? देखो, 1 सेकंड में तार का आयतन कितना होगा 1 सेकंड के लिए? तार का आयतन सभी अब समझ गए होंगे, क्षेत्रफल गुणा दूरी, यानी कि ए इंटू वी डी। 1 सेकंड में तार का आयतन, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक को लिखते हैं। 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, देखो 1 सेकंड में जो आयतन है वो ए इंटू वी डी है। अब एकांक आयतन में हमने कितनी संख्या मानी थी? एन। तो 1 सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा क्या हो जाएगी? एन ए इंटू वी डी, एन ए वी डी। चूंकि आयतन है 1 सेकंड में ए वी डी, और एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ए। तो इतने आयतन में कितनी हो जाएगी? एन ए वी डी। समझ गए बात? ये बहुत ध्यान से समझो बात। 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन बेटा कितनी है? एन। तो ए बी डी आयतन में कितनी हो जाएगी? ऐसे एक एक नियम से, एकांक आयतन में एन, तो इतने आयतन में एन गुणा ए बी डी, यही लिख दिया एन ए बी डी, ठीक। अब समझ, अब देखिए आगे। टी सेकंड में, 1 सेकंड में तो नहीं है, तो टी सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू एन ए वी डी इंटू टी, यानी टी सेकंड में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। टी सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गुजरने की संख्या एन ए वी डी इंटू टी। 1 सेकंड में जब इतनी बेटा, तो टी में इतनी हो जाएगी, ठीक। अतः अब देखो, टी सेकंड में हमने संख्या निकाल ली। तो अब जब एक तुम लोगों ने आवेश के लिए सूत्र पढ़ा था, Q बराबर एन ई, ये पढ़ा है, Q बराबर एन ई, ये होता सूत्र। तो अब इसका मतलब इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाए तो हम इसमें बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अतः टी सेकंड में तार में प्रवाहित आवेश, इसको मान लो बेटा Q बराबर टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या टी सेकंड में, स्मॉल टी सेकंड में, स्मॉल टी सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन होता है, एन तो ई की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिख देंगे जिसकी वैल्यू ई। इसको आपने ये लिखा हुआ है तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू एन ए वी डी इंटू टी और इंटू में ई। समझ गए सभी। अब अगर हम टी इधर ले आए, ये वाला टी इधर ले आइए तो Q अपॉन टी इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, या इसको एक साथ ऐसे लिखते हैं एन ई ए वी डी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, तो आई इक्वल टू बन जाएगा बेटा एन ई ए वी डी। यही सूत्र बन गया आपका धारा घनत्व विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसी को अगर वी डी बराबर लिखें तो आई अपॉन एन ई ए, ये हो गया। इसमें ये याद रखिए कि एन क्या है, एन ये याद हमेशा सूत्र में प्रयोग करने के लिए, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में। ठीक, तो इस तरीके से डेरिवेशन करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। बताओ बच्चों, मनीष, उमंग यादव, अभिषेक, यश त्रिवेदी, बोलिए बेटा जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए। बोले बेटा जल्दी लिखिए। सबको आ गया? शशांक, सचान, पंकज कुशवाहा, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को आज के लिए, ये इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद एक और जटिल डेरिवेशन आगे आएगा, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आ गया? चलो सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसमें ध्यान रखिए, तार चाहे ऐसा बनाइए चाहे ऐसा बनाइए, किसी भी तरीके से बना सकते हो। ठीक, चलिए आगे। इसके लिए सूत्र हो गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का, I बराबर एन ई ए वी डी। इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे, I बराबर एन ई ए वी डी। मन में रिवाइज करते रहिए। इसके बाद इसमें करंट डेंसिटी, अगला टॉपिक है धारा घनत्व। करंट डेंसिटी, तो इसके लिए परिभाषा बेटा होती है, ये अगला टॉपिक है इसी में, करंट डेंसिटी। जैसे कोई चालक है, ये चालक है, इसके भीतर कोई बिंदु है ये। ठीक, तो अब इसके लिए परिभाषा इसकी करंट डेंसिटी की क्या बनती है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। समझ गए? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत कोई बिंदु है, उसका एकांक क्षेत्रफल अगर ले लिया जाए और उसके अविलंबवत, जैसे बिंदु की डायरेक्शन, मान लो बिंदु ऐसा है, अविलंबवत इस तरीके से धारा अगर गुजर जा रही है, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ होगा तो इसके लिए अवलंबवत ये इसकी कंडीशन। ठीक है, तो किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत, तो या प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, या उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से, जे बराबर आई अपॉन ए,
यानी अगर ए क्षेत्रफल से आई धारा गुजर रही है तो जे बराबर आई अपॉन ए बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे हम ऐसे ऐसे बना के और देख लेते हैं, ये क्षेत्र है हमारा, ठीक है, और इसमें ऐसा पृष्ठ है, ये ऐसा पृष्ठ, ऐसा ये, तो अब देखो इसमें पृष्ठ की क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, या धारा मान लो धारा ऐसे जा रही है, तो ये इस तरीके से इसका पृष्ठ ये है, ये क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से ये हो जाएगा जे बराबर आई अपॉन ए। और अगर दूसरे तरीके देखो, यही पृष्ठ अगर कोई कोण बना रहा, जैसे मान लो ऐसा होना चाहिए था लेकिन अब ये ऐसा है, तो अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, ये धारा हो जाएगी इधर, तो इसके लिए ये वाला कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर ये सूत्र, ये जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे इस स्थिति में, तो इसमें लिखा जाएगा जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। इसको याद रखें, जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी से जब हम आई की वैल्यू, आई चूंकि एक अदिश राशि है, ठीक, वैसे तो वास्तव में मूल राशि, तो इसको हम लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इसका रिलेशन है। इसके बाद ये आ जाएगा आई इक्वल टू, ऐसे आ जाएगा आई इक्वल टू जे ए कास थीटा, इसके बाद ऐसे लिख दीजिए, कास थीटा किस में आता है, स्केलर में। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया। और अगर मान चलिए कोई चालक ऐसा है कि इसके कई बिंदु ऐसे लिए जाएं इस तरीके से, और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धारा घनत्व तो अगर भिन्न भिन्न हो, तो चालक के संपूर्ण परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लिख सकते हैं, यदि कंडीशन नोट, यदि चालक के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धारा घनत्व भिन्न भिन्न हो, ये भी याद रखिए, भिन्न भिन्न हो, तो संपूर्ण परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, तो संपूर्ण परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ऐसे लिखी जाती है, आई इक्वल टू, ये सूत्र आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन है तो एस लगा दिया जाता, सरफेस जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये धारा के साथ रिलेशन है इसका। तो परिभाषा बेटा क्या हो गई, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अगर ऐसे धारा जा रही है, क्षेत्रफल इधर है, ये कोण थीटा है, तो इसके लिए जे बराबर आई अपॉन ए कास थीटा, ये भी याद रखिए, यहाँ से बन जाएगा आई इक्वल टू जे कास थीटा, जिसको हम स्केलर रूप में ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हो गया बेटा धारा घनत्व, सबको समझ में आ गया होगा। इसका जब हम मात्रक लिखेंगे धारा घनत्व का, तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक, धारा घनत्व का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, यूनिट, आप समझ रहे होगे, एम्पियर, क्या लिखोगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिए, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब इसमें आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, समझ गए होंगे, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। तो जब विद्युत प्रतिरोध इसमें निकालोगे तो इसके लिए आप सब कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि इसके लिए सूत्र होता है आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है, यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध
कहते हैं। किसी विद्युत लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो, नहीं तो वैद्युत विद्युत एक ही शब्द है। किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते, आर बराबर वी अपान आई हो जाता है। ठीक, इसका मात्रक या तो आप वोल्ट प्रति एम्पियर लिखेंगे, मात्रक, या तो आप इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर लिखिए। इसी को हम बोलते हैं ओम। इसी को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ओम। ओम के लिए इस तरीके से ये सिंबल हो जाता है, इसको ओम कहते हैं। ओम क्या कहते हैं? ओम, OHM, ऐसे अंग्रेजी में ओम बोल देते हैं। ठीक, इसका जो विमी सूत्र बनता है, इसी का विमी सूत्र ML2 T-3A-2, ML2 T-3A-2 बना सकते हो। जैसे R है, R इक्वल टू V की जगह W अपॉन Q रख दीजिए, ये हो गया I, तो इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन Q। ठीक है, ध्यान देना। और इसकी जगह हो जाएगा Q अपॉन T, तो ये हो जाता है Q स्क्वायर अपॉन T। ठीक, और T चला जाएगा ऊपर, और इसके लिए लिखेंगे ML2 T-2, और इधर आ जाएगा समय T। और इसका आप लोग जानते हैं, इसका होता है AT। इसका क्या होता है? AT। या यहीं से देखो, ऊपर इसको Q को नीचे कर दीजिए, तो W अपॉन QI है, तो देखो ये ML2 T-2 अपॉन इसको AT लिखिए, और इसको A लिख लीजिए A, तो बस बन गया ML2 T-3A-2। ये इसका विमी सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इसका भी अगर विमी सूत्र लिखना चाहो, तो इसका विमी सूत्र धारा घनत्व का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? धारा घनत्व का। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर धारा का A, मीटर स्क्वायर का क्या बन जाता है? L2, बन जाएगा L-2A। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं M0 L-2A, ये बन जाएगा इसका। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर V अपॉन आई। ठीक, ये हो गया धारा घनत्व। अब देखो, इसमें एक परिभाषा और समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत चालकता। क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब क्या है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि वैद्युत चालकता बराबर 1/, वैद्युत प्रतिरोध, ये सूत्र बन जाएगा। या इसी को C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर 1/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो C से प्रदर्शित होगी, C बराबर 1/R। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स। ठीक, या मेहो पढ़ते हैं, मोहो, ऐसे मोहो। ठीक है, MHO, मोहो। या इसी को साइमन, साइमन इनवर्स कहते हैं, साइमन पढ़ते हैं, साइमन। क्या पढ़ते हैं? साइमन। इसका सिंबल S होता है।
ये सर साइमन ओम थे, तो इन्होंने ओम इनवर्स या इसको म्यू या इसका नाम क्या दे दिया, साइमन। याद रखिए इसको साइमन कहते हैं। अब इसका विमी सूत्र जो बन जाएगा विद्युत चालकता का, वो क्या बन जाएगा, विमी सूत्र बन जाएगा M-1 L-2 T3 A-2। जो प्लस के हैं इसमें वो माइनस के बन जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो प्लस में बन जाएंगे। ठीक है, M-1 L-2 T3 A2। तो ये हो गया, इसको हम विद्युत चालकता बोलते हैं, व्युत्क्रम। अब इसी में ओम का नियम, इसी में ओम का नियम, इसका ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है बेटा, देखो, और उस नियतांक को हम लोग R से डिनोट कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं, अगर उसमें वोल्टेज V है, धारा I बह रही, तो ओम के नियम के अनुसार ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, वैसे वास्तव में ये है, नहीं तो V अपॉन आई इक्वल टू R लिख देते हो, गलत। V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, ये ओम ने बताया था। अगर V हमने यहाँ पे आरोपित किया और उसके कारण धारा बह रही आई, तो V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जब V अपॉन आई आ ही गया है, तो अब चूंकि V अपॉन आई वास्तव में होता क्या है, R, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं V अपॉन आई बराबर कॉन्स्टेंट, या इसी को हम लिख देते R। इसी को ओम का नियम माना जाने लगता। तो ओम का नियम बेटा क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था क्या है, ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात नियत होता है या एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चूंकि V अपॉन आई बराबर होता है R, इसलिए V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू R लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छा, इसमें +2 होगी, हाँ ठीक है, ये सही आप बता दिया। इसमें क्या होगी, +2, वो माइनस का है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा ये। ठीक बेटा, ठीक, थैंक यू गोविंद साहब, बहुत अच्छे। और बताओ, किसी कोई दिक्कत हो, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं सभी से। हाँ बोलिए जल्दी। बताओ, मनीष, यश त्रिवेदी, राजकुमार, नीरज कुमार, यश, सचिन कुशवाहा, उमंग यादव, गोविंद साहू, नो प्रॉब्लम, अभिषेक, बहुत अच्छे। ठीक है, सभी अपना देख लीजिए इस तरीके से। कल हम लोग जो आज जो मैं डेरिवेशन पढ़ाया, उसी को आप सभी जो है घर पे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, और ये मैं इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताकर चल रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं रहती। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो फिर आज के लिए सेशन समाप्त किया जाए। ओके।